तो वहीं उत्तर प्रदेश में जहां बीजेपी को बड़ा नुकसान होते दिख रहा है, वहीं बिहार में भी एनडीए 2019 जैसे प्रदर्शन नहीं दोहरा पाई है। ऐसे में जेडीयू बीजेपी के लिए काफी अहम सहयोगी बन चुका है। नीतीश ने भी ये साबित कर दिया है कि उनका बीजेपी के साथ आना एनडीए के लिए सफल रहा। हम लोग जो पहले से श्रद्धेय अटल जी के टाइम से, आप समझ लीजिए 1995 से जो साथ में थे, अब बीच में 2 बार इधर उधर जरूर हो गए थे, लेकिन अब कभी नहीं, फिर वहीं रहेंगे, अब इधर उधर नहीं। कहने को तो नीतीश पहले ही कह चुके हैं, अब यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन हालात ऐसे बने कि फिर एक बार सबकी नजर नीतीश पर है। बीजेपी ने बिहार में 40 में से 17 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े किए थे, जबकि जेडीयू के हिस्से में 16 सीटें आई थी। 300 के आंकड़े के पास ठहर गए एनडीए में अब बीजेपी के लिए नीतीश का साथ जरूरी है। गठबंधन के अंदर जेडीयू तीसरा सबसे बड़ा दल बन गया है। इस बीच नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बताने की शुरुआत भी हो गई। नीतीश कुमार एक सीजन और बहुत बेहतर पॉलिटिशियन है, जो समाज को समझते हैं, देश को समझते हैं और अपने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जितने हैं उनकी इज्जत करना और डेमोक्रेटिक तरीके से आगे बढ़ना, लोगों को जोड़ के चलना, फैसले में सबको साझा करना, तो नीतीश कुमार जी से बेहतर कौन हो सकता है। लेकिन बहरहाल हम लोग एनडीए अलायंस में हैं अभी, और ये सब इस वक्त कहने की बात नहीं है। लेकिन नतीजों के बाद जेडीयू ने आधिकारिक तौर पर ये बयान दिया है कि वो एनडीए में हैं और एनडीए में ही रहेंगे। कल से जिस तरह से अफवाहों का बाजार चला है, उसका हम सिरे से उसको नकारते हैं। दिल्ली में एनडीए के नेता के रूप में नरेंद्र मोदी जी सभी को स्वीकार्य हैं, उसी प्रकार से बिहार में नीतीश कुमार जी एनडीए के नेता के रूप में सभी को स्वीकार्य। इंडिया गठबंधन की ओर से 2 बयान आए और दोनों ने अपनी स्थिति साफ कर दी। कांग्रेस की तरफ से नाना पटोले ने कहा कि पार्टी के नेतृत्व स्तर पर नीतीश कुमार के साथ कोई बात हो रही होगी तो इसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं है। दूसरी ओर शरद पवार ने बयान दिया कि उन्होंने चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार से कोई बात नहीं की है। नीतीश कुमार को लेकर ये अटकलें ऐसे समय में लगाई जा रही हैं जब उन्होंने नतीजों से एक दिन पहले दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। 40 लोकसभा सीटों वाले बिहार में जेडीयू आरजेडी के मुकाबले मजबूत होकर उभरा है। माना जाता है कि महिला और अति पिछड़ा वोटर नीतीश कुमार के साथ खड़े रहे और चुनाव प्रचार में बड़े बड़े दावे करने वाले तेजस्वी यादव को उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली। इसी के साथ नीतीश ने ये भी साबित कर दिया कि वो जिसके साथ खड़े हैं उसका पलड़ा भारी है। वैसे भी नीतीश कुमार का बीजेपी के साथ पुराना और लंबा साथ रहा है। पिछले 2 सरकारें भी एनडीए की ही थी, लेकिन उनमें बीजेपी को अपने दम पर बहुमत था, इसलिए सहयोगी दलों के साथ ही वैसे ही दरकार नहीं थी जैसे अब है। इसीलिए एलजेपी रामविलास पासवान के अध्यक्ष पासवान, जिनका नाम है चिराग पासवान, भूमिका उनकी एनडीए सरकार में काफी बढ़ गई। इस चिराग की जरूरत बीजेपी को जितना इस वक्त है उतनी पहले कभी नहीं रही होगी। जब बीजेपी बहुमत से दूर रह गई उस वक्त उसके लिए एक एक सीट की दरकार है। ऐसे में 5 में से 5 सीटें जीतने वाले लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान की मांग अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गई। प्रधानमंत्री जी का कुशल नेतृत्व, मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का गठबंधन को मजबूती देना और हमारे तमाम घटक दल, आदरणीय जीतन राम मांझी जी, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी का जिस मजबूती के साथ गठबंधन ने एकजुटता के साथ प्रचार किया है, ये उसी का परिणाम है। 3 साल पहले चाचा पशुपति पारस ने पूरी पार्टी पर ही कब्जा कर लिया था। चिराग पासवान अकेले पड़ गए थे। अपने पिता रामविलास पासवान के नाम के सिवा उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। लेकिन जब चुनाव का वक्त आया तो बीजेपी को समझ में आ गया कि बिहार का गढ़ बचाना है तो इसमें पशुपति पारस नहीं बल्कि चिराग ही काम आएंगे।
इसलिए बीजेपी ने चिराग को 5 सीटें लड़ने के लिए दे दी और चिराग ने 100% जीत हासिल करते हुए सभी 5 सीटें जीत ली। खुद चिराग ने अपने पिता की विरासत वाली सीट हाजीपुर से शानदार जीत हासिल की। अब बीजेपी के लिए उनके 5 सांसद बड़े काम के हैं। जिस तरीके से 100% स्ट्राइक रेट के साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने 5 की 5 सीटें जीतने का काम किया, जहां मैं पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते हमारे जमुई से हमारे सांसद अरुण भारती जी को बधाई देता हूं, खगड़िया से राजेश वर्मा जी को, शांभवी चौधरी को समस्तीपुर से और वीणा देवी जी को वैशाली से। ये कहीं ना कहीं हमारे गठबंधन की ताकत है, जिसकी वजह से 5 की 5 सीटें हम लोग जीते। 10 साल पहले जब रामविलास पासवान इस दुविधा में थे कि कांग्रेस के साथ जाएं या बीजेपी के साथ, तो कहा जाता है कि चिराग की ही ऐसी समझ बनी थी कि बीजेपी के साथ जाना फायदेमंद होगा। वो हुआ भी। बीजेपी से गठबंधन में एलजेपी को 6 सीटें लड़ने के लिए मिल गईं और एलजेपी ने तब 6 में से 6 सीटें जीत ली थीं। कभी चिराग पासवान बड़े पर्दे पर हीरो बनना चाहते थे, वहां तो कामयाबी नहीं मिली, लेकिन राजनीति के वास्तविक पर्दे पर एक ऐसे हीरो के रूप में जरूर उभरे जिनकी तरफ बीजेपी बड़ी उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। अब चूंकि बीजेपी को अपने दम पर बहुमत नहीं मिला है, इसलिए चिराग पासवान के लिए नए मंत्रिमंडल में भी संभावनाओं के नए द्वार खुलते हुए दिख रहे हैं। वहीं 18वें लोकसभा चुनाव में आंध्र प्रदेश ने एक नई इबारत लिखी है। टीडीपी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में शानदार वापसी की है। उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर न केवल राज्य विधानसभा का चुनाव जीता, बल्कि केंद्र की सत्ता में भी टीडीपी के लिए अब एक अहम भूमिका निभाने का मौका आ गया है। बीजेपी के पास अपने दम पर बहुमत नहीं है और जिन कुछ सहयोगी पर वो खास तौर पर निर्भर रहेगी, उनमें जेडीयू के अलावा टीडीपी सबसे खास है। चंद्रबाबू नायडू के घर जश्न का माहौल। इन चुनावों में न सिर्फ उनकी पार्टी को शानदार जीत मिली, बल्कि उनके परिवार के 4 सदस्यों ने भी जीत हासिल की है। केक काटने की ये तस्वीरें उनकी इस खुशी की गवाह है। आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जनसेना के साथ उनकी पार्टी टीडीपी के गठबंधन ने 175 में से 165 सीटों पर शानदार जीत हासिल की। अकेले टीडीपी जिन 144 सीटों पर लड़ी, उनमें से 133 पर उसने जीत हासिल की है। इस शानदार जीत के बाद चंद्रबाबू नायडू चौथी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। 9 जून को अमरावती में वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उधर एनडीए गठबंधन में शामिल जनसेना पार्टी के नेता पवन कल्याण आंध्र की राजनीति के एक नए स्टार बनकर उभरे। हैदराबाद के उनके घर में ये मौका भावुक करने वाला था। पवन कल्याण ने न सिर्फ अपनी पीतपुरम सीट जीती, बल्कि उनकी पार्टी जनसेना जिन 21 सीटों पर लड़ी, उन सभी पर चुनाव जीत गई। इसके अलावा जिन 2 लोकसभा सीटों पर वो खड़ी हुई, उन्हें भी जीत लिया, यानी 100% स्ट्राइक रेट। ये मात्र अभिवृद्धि नोचुकोलेदु, स्वामी वारु अंबेडकर गारी गौरव लेदु, पेद्दल गौरव लेदु, వైఎస్ జగన్ फोटो వేస్తావా। आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी 175 में से सिर्फ 10 सीटों पर ही लड़ी, लेकिन उनमें से 8 पर वो जीत गई। इसके अलावा राज्य में जिन 6 लोकसभा सीटों पर वो उतरी, उनमें से 3 में उसे जीत हासिल हुई। टीडीपी ने 15 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की। लोकसभा में बीजेपी अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं कर पाई है और ऐसे में करीब 3 दशक बाद चंद्रबाबू नायडू एक बार फिर किंग मेकर की भूमिका में आ गए हैं। टीडीपी ने जिस तरीके से दोबारा आंध्र प्रदेश की राजनीति के अंदर वापसी करी है, चंद्रबाबू नायडू ने एक तरफ पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में 16 सीटें जीती हैं, वहीं दूसरी तरफ असेंबली इलेक्शंस में भी मजबूत तरीके से अपनी जगह बनाई है। इस बार
टीडीपी के साथ जनसेना और भारतीय जनता पार्टी का अलायंस था और एनडीए आंध्र प्रदेश के अंदर मजबूती से वापसी करी है। उधर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे जगन मोहन रेड्डी को इन चुनावों ने जमीन पर उतार दिया है। जगन मोहन 151 विधानसभा सीटों से सीधे 10 पर आ गए और राज्य की 23 लोकसभा सीटों में से सीधे 4 लोकसभा सीटों पर पहुंच गए। जगन मोहन के लिए ये पहला बड़ा सियासी सबक है। हैदराबाद से उमा सुधीर के साथ ऐश्वर्य जैन की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। वहीं बीजेपी को यूपी में सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। यूपी में समाजवादी पार्टी के कांग्रेस के साथ गठबंधन ने बीजेपी की सीटों को बहुत कम कर दिया है। वैसे तो इस जीत में कांग्रेस भी शामिल है, लेकिन इसका श्रेय सबसे ज्यादा अखिलेश यादव को जाता है, जिनकी रणनीति बेहद कारगर रही। दो 2024 के चुनाव में यूपी से जो आंकड़े आए वो बीजेपी और एनडीए के लिए परेशान करने वाले, लेकिन इंडिया गठबंधन खासकर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के चेहरे पर मुस्कान लाने वाले थे। लोकसभा में सबसे ज्यादा सीटों वाला राज्य है यूपी। पिछली बार बीजेपी ने यहाँ की 80 सीटों में से 62 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी है और समाजवादी पार्टी पहले नंबर की पार्टी बन गई है। वोटों की गिनती से पहले अखिलेश के फैसलों पर सवाल उठाया जा रहा था। उनकी चुनावी रणनीति का मजाक उड़ाया जा रहा था, लेकिन जैसे जैसे गिनती आगे बढ़ी, अखिलेश के आलोचकों के मुंह बंद हो गए। समाजवादी पार्टी को जिस तरह फायदा हुआ वो गौर करने वाला है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका अखिलेश की ही है। अखिलेश ने कई बार उम्मीदवारों के टिकट बदले। बीजेपी को जो हरा सकता था उन्हें टिकट दिया। कुर्मी, सैनी, शाक्य, कुशवाहा, जाट और ओबीसी प्रत्याशी उतारे। 17 दलितों को टिकट दिया। फैजाबाद में दलित प्रत्याशी उतारकर बीजेपी का खेल बिगाड़ दिया। मुस्लिम और यादव दोनों ही समाज को कम टिकट दिए। सिर्फ 4 मुस्लिम और 5 यादवों को टिकट दिए। टिकट बंटवारे की अखिलेश की ये रणनीति काम आई, उसका असर नतीजों में दिखा। इस जोड़ी को यूपी के 2 लड़कों की जोड़ी कहा जाता है। विरोधी मजाक भी खूब उड़ाते रहे। 2017 में भी ये जोड़ी दिखी, लेकिन कुछ कर नहीं पाई। 2019 में अखिलेश ने मायावती की बीएसपी से हाथ मिलाया, लेकिन हार दिखनी पड़ी। 2024 से पहले इंडिया गठबंधन बना, जिसमें दूसरी पार्टियों के साथ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक मंच पर आ गए। अखिलेश ने एक बार फिर अपने पुराने साथी राहुल गांधी से हाथ मिलाया। कांग्रेस के साथ बिना मतभेद के गठबंधन चलाया। दोनों पार्टियों ने एक दूसरे के लिए मेहनत की, नतीजा भी अच्छा आया। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।